मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सीरीज़ चल रही थी उसी में बात करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ का जो जनरल पेपर है उससे संबंधित इससे पहले के जो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज बात करते हैं 50 क्वेश्चनों पे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पर, और इसमें आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। तो बेसिक मॉडल जो है वो कौन सा है, अधिगम का प्रतिमान या फिर निर्देशात्मक प्रतिमान, या फिर दोनों सही हैं या उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, आपको अगर लगता है कि जल्दी हो रही है तो आप स्पीड कम कर सकते हैं। बहरहाल इसका आंसर होगा सी वाला आंसर इसका सही होने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। तो अगर कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाह रहा है तो उसके लिए आधारभूत क्या होना चाहिए आवश्यकता। तो शिक्षण में वास्तविक रुचि उसकी होनी चाहिए, छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास उसके अंदर होना चाहिए, या फिर विषय का ज्ञान होना चाहिए, अच्छी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा देर मैं रुकूंगा और आप खुद अंदाज़ा लगाइए, उसके बाद मैं सही ऑप्शन पे बात करूंगा। तो देख लीजिए कि इसमें जो है इसमें भी ऑप्शन सी सही होने वाला है, क्योंकि विषय का ज्ञान होना सबसे पहली प्राथमिकता है। अगर विषय का ज्ञान नहीं है तो पढ़ाओगे क्या। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। शिक्षण सिर्फ एक कला है, शिक्षण को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा उपयुक्त में से सत्य जो है वो 3 नंबर के प्रश्न में कोई नहीं होगा। उपयुक्त सभी सत्य नहीं हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। तो शिक्षक का सबसे वांछित कौशल कौन सा होता है, चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा। इसमें ऑप्शन ए सही होने वाला है, क्योंकि शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना सबसे पहली प्राथमिकता होगी इन चारों ऑप्शन के अनुरूप। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर है, शिक्षण का स्तर एक तरफ है और दूसरी सूची में मुख्य प्रस्तावक है। तो किसने कौन सा शिक्षण का स्तर बताया है। देखिए, स्मृति स्तर इसके आगे हार्वर्ड को दिया गया है। इसके बाद में ग्रहण शक्ति स्तर जो है वो मारिसन को दिया गया है। विचारशील स्तर हंट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन जो है वो ए वाला सही होने वाला है, क्योंकि पहले का ए ही सही होगा, सेकंड का सेकंड सही होगा, कुल मिलाकर इनका मिलान बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के भिन्न स्तरों का सही क्रम है। तो सही क्रम भिन्न, तो सबसे पहले नंबर 1 पर होता है, आपको ये तीनों मैंने बताया था, याद होना चाहिए, स्मृति स्तर, फिर होता है बोध स्तर और फिर होता है चिंतनशील स्तर। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर कौन होता है। स्वतंत्र चर होता है शिक्षक स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र चर में आता है शिक्षक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। तो इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो प्रत्येक शिक्षक को प्रयोग करनी चाहिए। तो विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक जो विधि है वो हर एक शिक्षक को प्रयोग करनी चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक ये जो है ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सूची 1 को सेकंड सूची से मिलान करना है। शिक्षण सूत्र दिया गया है और मुख्य प्रतिपादक दिए गए हैं। तो देख लीजिए, इसमें आप अपने आप मिला सकते हैं संपूर्ण से अंश की ओर। तो इसमें जो है ये किसका मत है,
आपको याद रहे ये सही बिल्कुल ऑप्शन है। इसके बाद में स्वाध्ययन जो है डाल्टन है, ये भी बिल्कुल सही है। और भावना का प्रशिक्षण ये मॉन्टेसरी और फ्रेवेल का है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ही ऑप्शन इसमें भी सही होगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? तो शिक्षण की प्रकृति को दर्शाने वाला आपको चयन करना है। शिक्षा एक कला है, एक विज्ञान है, या फिर यह विज्ञान और कला दोनों है? तो ये बहुत आसान सवाल है, आपको पता होगा कला और विज्ञान दोनों होता है शिक्षण। अगला प्रश्न है, इसमें भी कूट के जो है देकर आपसे उत्तर पूछा गया है और इस तरह के प्रश्न बहुत बनने लगे हैं। देख लीजिए, निम्नलिखित ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है, उसी से मैंने सवाल उठाना शुरू किए हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? तो कौन सा है शिक्षण का? स्मृति स्तर, बोध स्तर, अभी बात की थी चिंतनशील स्तर। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? मुझे उम्मीद है आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऊपर के ये तीनों जो हैं, अभी मैंने तीनों पे बात की है, ये तीनों सही हैं, इनका कूट भी सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? तो 12 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा? देख लीजिए, इसमें भी पहला ए वाला ऑप्शन सही होने वाला है। यह शिक्षार्थी केंद्रित होती है जा रही है। तो शिक्षार्थी केंद्रित आधुनिक शिक्षा होती जा रही है, ये ऑप्शन ए वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए, 13 नंबर प्रश्न इसमें है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 13 नंबर का प्रश्न होने वाला है सही बी, एंड्रागोजिकल जो होता है, एंड्रागोजिकल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी वाला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14 देखिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिनमें से यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? तो आपका उत्तर इसमें होगा विशिष्ट, ध्यान देने योग्य, और ये तीनों जो है ऑप्शन उपयुक्त जो है वो तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? तो चारों ऑप्शन आप एक बार अपने आप देख लीजिए और फिर इसमें जो है ऑप्शन सही होगा शिक्षक एवं स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? तो स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर। यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो चिंतनशील स्तर जो है प्रश्न 16 का सी सही होगा, चिंतन स्तर, क्योंकि चिंतन स्तर के लिए वातावरण बिल्कुल शांतिपूर्ण चाहिए। इसके बाद में पाठ्यक्रम का शब्द का क्या अर्थ है? तो पाठ्यक्रम जो होता है उस शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 17 है। एक बार आप ऑप्शन पढ़ लीजिए खुद, मैं सही वाला ऑप्शन पढ़ता हूँ और आपका आंसर इसमें होगा बी, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। अगला प्रश्न है, संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये चारों थिंकर हैं, इनमें से किसने जो है संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किया है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बेंजामिन एस ब्लूम जो है इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है?
तो कौन सा प्रतिबिंबित करता है, देख लीजिए, धारणा है या अनुप्रयोग है, ज्ञान है, विश्लेषण है। तो 19 नंबर का प्रश्न जो है वो आपका ऑप्शन सही होगा बी, अनुप्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो इसमें उच्चतर स्तर कौन सा होता है, आपका आंसर सही होगा डी, मूल्यांकन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्यावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। तो चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, शिक्षक केंद्रित, शिष्य केंद्रित या मुख्य अध्यापक केंद्रित, अनुभव के आधार पर। तो इसमें जो है ए सही होगा, शिक्षक केंद्रित। अब सूचीबद्ध को विशेषता सूचीबद्ध में है, दूसरी तरफ दर्शन दिया गया है, इनको आपको मिलाना है और कूट के ऐसे जो है आपको जवाब देना है। तो 22 नंबर प्रश्न का देख लीजिए, क्रिया जो है सबसे पहले वाली जो सूची है उसको सेकंड सूची से मिला लीजिए। क्रिया करके सीखना, इसके बाद में पर्यावरण के माध्यम से सीखना। इसमें मैं सीधे ऑप्शन पे बात करूंगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। तो बौद्धिक कौशल जो होते हैं वो किस ज्ञान के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। तो आपका सही आंसर होगा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। याद रखिए, बौद्धिक और संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र एक ही तरह के ज्ञान क्षेत्र माने जाते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। तो दृष्टिकोण और जो है मूल्य और हितों